हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच टॉक्स अबाउट सेल। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल एंड उसके बाद फिर कुछ पार्ट्स सेल के, जैसे कि सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ऑस्मोसिस है, डिफ्यूज़न है। हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फर्दर मूव करते हैं डिस्कवरी पे। तो सेल सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, ठीक है। उन्होंने एक ट्री से कॉर्क को ऑब्जर्व किया था और उसको फिर अपने ही डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया। तो उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ इस टाइप का कुछ छोटे छोटे कमरे जैसा दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली में उन्होंने एक डेड सेल को देखा था जो कि अंदर से खोखला था, ठीक है। उन्हें बस बाहर सेल वाल दिख रही थी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड या सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो ये रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। बट अगर फ्री लिविंग की सेल की बात करें या लिविंग सेल की बात करें तो यहाँ लियो वैन हुक 1674 में उन्होंने पहली बार फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, पोंड वाटर से। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। 1838 में मैथियस स्कैल्डन ने डिस्कवर किया था कि प्लांट जो भी हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं। एंड नेक्स्ट ईयर 1839 में थियोडर स्कैवन ने डिस्कवर किया कि जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू देम बोथ बायोलॉजिस्ट, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं। मतलब सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जैसे हम अपने आसपास का एग्जांपल ले लें तो आपने अगर बिल्डिंग बनती हुई देखी होगी, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो ईंट होती है, ब्रिक्स होती हैं, उन एक एक ब्रिक मिला के एक पूरी बिल्डिंग बनती है। तो वो ब्रिक का काम वहाँ हो रहा है बिल्डिंग में, वही काम हमारा सेल किसी ऑर्गेनिज्म में करता है या हमारी बॉडी में करता है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, कॉर्क जो वर्ड हमने अभी यूज़ किया उसका मतलब कुछ ऐसा होता है, हनीकॉम जैसा। मतलब हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर जो भी होगा उसको हम कॉर्क बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस। ओके, एंड देन आफ्टर पुरकिंजे उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियस है उन दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये सेल है एंड ये कुछ फ्लूइड सब्सटेंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम लोग, और ये न्यूक्लियस है। तो ये फ्लूइड सब्सटेंस प्लस न्यूक्लियस जो होगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो इसकी डिस्कवरी, इस टर्म को कॉइन किया था 1839 में पुरकिंजे ने। नेक्स्ट, वर्चो ने अपने सेल थ्योरी में बताया था कि जितने भी नए सेल अराइव हो रहे हैं, जितने भी नए सेल बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हैं। मतलब पहले बने हुए सेल से बना हुआ है, ठीक है। जितने भी नए ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉट न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टू द टॉपिक सेल। अगर हम सेल के कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम हर एक ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। ओके, आइदर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टीसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर क्यों?
यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनी मतलब पार्टली, अगर हम डिवाइड करके समझें तो यूनी दैट इज़ सिंगल एंड सेलुलर सेल। अगर सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर, एंड सेम लाइक मल्टी मतलब मेनी सेल से बना हो तो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। एंड कुछ मल्टी सेलुलर हैं जैसे फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है और हम लोग। ओके, नेक्स्ट डिवीज़न ऑफ लेबर। हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। अब ये डिवीज़न ऑफ लेबर है क्या? तो अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर 2-3 भाई बहन हैं, ठीक है, तो अगर कोई ख़ास काम या घर का हाउस होल्ड जो वर्क है वो आपको दे दिया जाए, आप लोग को दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप कुछ कुछ काम बांट लोगे ना तीनों में। तो वही होता है इनके केस में भी। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना काम एक दूसरे में बांट लेते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल तो एक ही है बट उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो अपने आसपास में काम बांट लेते हैं। जैसे इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर अगर बात करें तो वो उनमें डिफरेंट सेल में के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है, टिश्यू बनाते हैं जो कि डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हार्ट और स्टोमक है। हार्ट का अलग काम है ब्लड पंप करना, और स्टोमक का अलग काम है डाइजेशन का, ठीक है। स्टोमक जो है वो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हार्ट जो है वो ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। सो डिवीज़न ऑफ लेबर आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि साइंटिस्ट के सामने था कि सेल किस चीज़ से बना हुआ है। तो अब तो हम लोग को पता है कि जो भी सेल्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, नेक्स्ट न्यूक्लियस होगा एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें तो होंगी ही होंगी। एंड बाकी अगर प्लांट सेल की बात करें या फंजाई की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। देखिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये प्लांट सेल का मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है जिसमें कि आप देख रहे होंगे ये सेल वॉल है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये सेल वॉल एब्सेंट होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में होता है, न्यूक्लियस हर एक सेल में होता है, वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट हर एक सेल में नहीं होता है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, बट एक्सेप्शन भी है। पहले हमने बताया कि प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया के केस में एक आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी, जिसको सेल वॉल कहा गया है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। बाकी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक और ख़ासियत है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है? एक्चुअली में ये ऐसे ही मतलब कोई भी सब्सटेंस ऐसे ही अंदर नहीं चला जाएगा, उसके लिए उसमें कुछ खास टर्म्स चाहिए, कुछ कंडीशन चाहिए। जैसे कि इसमें जो भी सब्सटेंस अंदर या बाहर आते हैं, एंट्री और एग्जिट जो भी होता है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के प्रोसेस से होता है। अब वो कैसे, और ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न होता क्या है? तो दोनों ही टर्म्स जो हैं वो एक ख़ास
आई मीन इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्क करते हैं। जैसे कि अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो ये लिक्विड खास करके वाटर के लिए वर्क करता है कि जब भी किसी मीडियम और सेल की बात करें तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पार्टिकल्स मूव करेंगे, वाटर पार्टिकल्स मूव करेंगे। अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो गैसेस सब्सटेंस के केस में ये होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, तो वो डिफ्यूज़न कहलाता है। मैं सेपरेटली आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम सेल की बात करें तो मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में है और इसके आउटर मीडियम में कम अमाउंट में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा, ठीक है। सेम ऑक्सीजन अगर बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है और अगर अंदर ये ब्लू वाला ऑक्सीजन है, तो अगर बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न कोई भी सेल नहीं बट हाँ, सेल जो है वो गैसेज गेन करता है या फिर एग्जिट, जो उनके काम का नहीं होता उसको एग्जिट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में भी यही होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो वो मीडियम से सेल के अंदर मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और अगर बाहर कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है तो ये एग्जिट कर जाएगा वाटर, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम पढ़ेंगे वो ये फ्लेक्सिबल होता है और ये पार्टिकुलरली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है। अभी अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इन केस ऑफ एमीबा ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये इसको न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। मान लो ये एमीबा है और ये फूड पार्टिकल्स हैं, तो अगर इसे इंगल्फ करना है तो ये क्या करेगा, ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है, और अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। इस तरह से वो अपना फूड हियर इज़ द मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए इसने अपने अंदर वो पार्टिकल ले लिया, इंगल्फ कर लिया, ठीक है। ये इनके न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है और कुछ केसेस में लोकोमोशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्पफुल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेल वॉल है। सेल वॉल जो है वो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। मतलब अगर सेल ज़्यादा टर्जिड हो गया है, टर्जिड मतलब ज़्यादा स्वेल अप हो गया है। अब स्वेल अप किस कंडीशन में होता है ये हम फर्दर इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर सेल जो है वो ज़्यादा टर्जिड हो जाता है देन आल्सो सेल वॉल उसे ब्रस्ट करने से बचाता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल वॉल जो है मेनली सेलुलोज का बना होता है इन केस ऑफ प्लांट की अगर बात करें तो। एंड एक कंडीशन है ऑस्मोसिस का, प्लाज्मोलाइसिस, इसको हम डिस्कस करेंगे बट इससे, ठीक है। देखो ये जो आप देख रहे हो ये कंडीशन, ये इसी को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो सेल है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और बाहर के मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेल से बाहर वाटर
जैसे यहाँ पे दिखाया भी है, वाटर जो है मूव कर गया। तो ये जब भी होता है ये हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है। हाँ लिखा हुआ है हाइपरटोनिक कंडीशन में ये होता है प्लाज्मोलाइसिस। ओके, मतलब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है और मीडियम में कम है, बाहर के इन्वायरमेंट में कम है, तो सेल से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा। तो वो उस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे और उस टाइप के कॉन्सेंट्रेशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अगर अगर हम आइसोटोनिक की बात करें तो आइसो मतलब होता है सेम। तो अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है सेल में भी और मीडियम में भी, ठीक है, तो ना ही सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ना वो टर्जिड होगा, ना ही वो स्वेलअप होगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो वाटर है, वाटर पार्टिकल्स है, वो फर्दर मूव तो कर रहा है लेकिन बहुत मतलब एकदम सेम अमाउंट में। अगर सेम अमाउंट में पानी मीडियम से सेल और सेल से मीडियम में जाए तो उस पर वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम कंडीशन में रहेगा। तो ये जो कंडीशन है इसको फ्लैजिड कंडीशन बोलते हैं और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। मतलब यहाँ जो है सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर जो मीडियम हमने लिया है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के बाहर की मीडियम में ज़्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो भी है वाटर, वो वाटर कॉन्सेंट्रेशन वो मूव करेंगे। तो सेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ, अगर हम बैलून, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बैलून ले, ठीक है, अगर उसमें पानी भर दे तो टर्जिड हो जाएगा ना, फूल जाएगा ना, सेम कंडीशन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। तो आगे नेक्स्ट हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड सम मोर सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड साइटोप्लाज्म होगा। ओके, तो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।